हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर में टॉपिक बोलेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग के रगों में खून ही बहता है। खून बहता तो है पर अलग अलग प्रकार के खून बहते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि ब्लड कितने प्रकार का होता है, ए बी या ए बी, इसमें ओ है। आपका पूछते होंगे आपका क्या ब्लड ग्रुप है, ओ इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही जरूरी है उनका ब्लड ग्रुप पता करना। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन से पहले या कोई भी एक्सीडेंट होता है हमको खून का जरूरत होगा, तो पहले हम लोग क्रॉस मैच करते हैं कि दोनों का खून मिल रहा है कि नहीं, या तो डोनर का और रिसिपिएंट दोनों का खून लेते हैं और क्रॉस मैच करते हैं कि दोनों का खून मिल रहा है कि नहीं। यदि नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है और वो रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करके क्या करेंगे, हमारे बॉडी में एक हार्मफुल रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ह्यूमन का डेथ भी हो सकता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग जान लेते हैं। ब्लड ग्रुप का जो खोज हुआ वो कब हुआ? ब्लड ग्रुप का खोज हुआ 1901 में। ठीक है, कौन खोज किए थे? एबीओ या आरएच कार्ल, साइंटिस्ट का नाम है क्या, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। आरएच का जो खोज हुआ वो 1940 में हुआ। एबीओ का पहले हो गया तो 1901 में ही। और आरएच मतलब आरएच एक तरह का जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन देता है वो आरएच के ही द्वारा दिया जाता है। आरएच ब्लड ग्रुप का खोज कब हुआ? 1940 में। जो सबसे पहला ट्रांसफ्यूजन हुआ, फर्स्ट सक्सेसफुल, जो सबसे पहला सफल सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हुआ वो क्या हुआ? ट्रांसफ्यूजन जो हुआ वो 1960 में हुआ। 1960 में हुआ। इतना डेट इतना क्लियर है। 1901 में सबसे पहले ब्लड ग्रुप का खोज किया गया, उसके बाद आरएच का 1940 में किया गया। जो सबसे पहला ब्लड सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन किया गया 1960 में हुआ। कुछ मेन ब्लड ग्रुप्स हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। कुछ मेन ब्लड ग्रुप है पढ़ने के लिए। और टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, पहला है एबीओ ब्लड ग्रुप। जीआर मतलब ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप है। इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा? एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप। आरएच ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है डी। एंटीजन डी प्रेजेंट होगा तो आरएच पॉजिटिव होगा। एंटीजन यदि सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव होगा। ठीक है। थर्ड है, रेयरेस्ट होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये रेयरेस्ट पाया जाता है, रेयरेस्ट होगा। रेयरेस्ट में रेयरेस्ट, इसका एंटीजन जो होता है एच होता है। याद रखिए, कहीं आपको सुनने को मिलेगा, कोई मूवी भी देखते हैं उसमें बहुत बोलता होगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। यही है, रेयरेस्ट बहुत ही कम पॉपुलेशन में पाया जाता है। और इसका एंटीजन जो आपसे पूछे कि आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा तो उसको डिनोट करते हैं एच से। क्लियर है इतना? आ जाइए, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसको हम लोग आइडेंटिफाई ऐसे कर, आरबीसी के जो सरफेस पे हम लोग देखते हैं, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। यदि एंटीजन ए या बी प्रेजेंट होता है उससे हम लोग मानते हैं कि ये एबीओ ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, तो एबीओ ब्लड लिख सकते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय एंटीजन प्रेजेंट इन सरफेस ऑफ आरबीसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया गया, उस पे आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात है, एंटीजन और एंटीबॉडी होगी। एंटीजन तो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगी और एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होगी। तो एंटीजन को क्या कहते हैं? एंटीजन को एक और नाम देते हैं ए ग्लूटिनोजेन भी बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन को ए ग्लूटिनोजेन भी बोलते हैं और एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं? ए ग्लूटिनिन। ठीक है,
एंटीजन इज आल्सो नोन एज एग्लूटिनेजन एंड एग्लूटिनिन इज आल्सो नोन एज एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन कहां प्रेजेंट होगा? एंटीजन आपको पहले बोल चुके हैं, एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे, तो लिख सकते हैं एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। और एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑन नहीं होगा, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है? ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा और आरबीसी के सरफेस पे हम लोग को एंटीजन देखने को मिलेगा। और लास्ट चीज है एबीओ, 4 भागों में क्लासिफाई किया है। एबीओ ब्लड ग्रुप इज मेनली क्लासिफाई इन 4 टाइप्स, दैट इज कौन कौन सा हो गया? एक तो ए खुद हो गया, फिर बी होगा, फिर ए बी होगा और ओ होगा, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप मेनली 4 भागों में बांटा गया है, ए बी, एबीओ, एबी एंड ओ, ठीक है। इनको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि उनके आरबीसी के सरफेस पे देख रहे हैं कौन कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम एबीओ का ब्लड ग्रुपिंग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके किस पे कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं अगला ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ को। तो ए को क्या बताया आप लोग, हम लोग कैसे इसको पहचान सकते हैं कि ये है? क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है, से ब्लड प्लाज्मा हो गया, ये आरबीसी हो गया, ठीक है। आरबीसी के सरफेस पे यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है कि जो ब्लड ग्रुप आपसे ए पूछा जाए तो उसमें आपको सिंपल सा पता करना है कि एंटीजन इस पे ए होगा। एंटीजन के हिसाब से हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस पे एंटीजन क्या होगा? एंटीजन ए होगा, ठीक है। और एंटीजन का दूसरा नाम क्या बताए थे? एग्लूटिनोजेन। जो ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है, बी पूछा जाएगा तो उस पर बोल देना एंटीजन बी, ठीक है। इतना सिंपल है। कहां रहेगा प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहेगा? एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा। तो सिंपल सा बात है कि एंटीजन ए है, यदि हम लोग एंटीबॉडी ए भी डाल दिए तो क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा। ए है एंटीजन और एंटी ए है, मतलब उसके अपोजिट है एंटी ए, एंटीबॉडी, तो रिएक्ट कर जाएगा। तो कोई दूसरा एंटीबॉडी हम लोग को रखना पड़ेगा। तो सीधा सा बात है, एंटीजन ए है तो यहाँ पर पाया जाएगा एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। ए के ब्लड ग्रुप में जो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाएगी वो बी पाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल से डिनोट करते हैं इसको, एंटीबॉडी को यहाँ पर स्मॉल से ही करते हैं, एंटीजन ए एग्लूटिनोजेन, ठीक है। एंटीबॉडी बी पाई जाएगी ब्लड प्लाज्मा में, इतना क्लियर है। ब्लड ग्रुप आपसे ए पूछा जाए तो बोलिएगा एंटीजन इसके सरफेस पे ए पाई जा रही है और जो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जा रही है वो बी पाई जा रही है, ठीक है। अगला सही ब्लड ग्रुप बी देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप बी, तो इसमें क्या एंटीजन पाई जाएगी? आपसे बोलते हैं ब्लड ग्रुप बी पूछे तो एंटीजन पाई जाएगी इसके सरफेस पे बी या एग्लूटिनोजेन बी पाई जाएगी, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होगी? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब बात आती है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? बी है तो बी तो एंटीबॉडी पाई नहीं जाएगी, तो अपोजिट पाई जाएगी, ए पाई जाएगी, ठीक है। एंटीबॉडी ए, और एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या था? एग्लूटिनिन, ठीक है, एग्लूटिनिन। एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप बी। बी के ब्लड ग्रुप में ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो ए पाई जाएगी और सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है बी, इसी से डिफरेंशिएट करते हैं ब्लड ग्रुप बी का, ठीक है। अगला है ए बी हो गया और अगला है ब्लड ग्रुप ए बी है। इसके सरफेस पे नाम क्या है? ए बी, तो सरफेस पे क्या पाई जाएगी? दोनों पाई जाएगी, ए और बी दोनों एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे पाई जाएगी, ठीक है। एंटीजन क्या गया? ए और बी दोनों पाई जाएगी, एंटीजन ए बी बोथ प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी,
और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नो एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, क्लियर वाली बात है। ए बी आपसे पूछा जाएगा तो एंटीजन ए बी दोनों पाए जाएंगे सरफेस पे, और एंटीबॉडी आपको ब्लड प्लाज्मा में पूछा जाए तो ए बी के ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, लास्ट है क्या, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ का खास बात है कि ओ, इसको आप जीरो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने माइंड में। जीरो रखेंगे तो कोई भी एंटीजन इस पे प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ में। तो क्या लिख सकते हैं, नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ ब्लड ग्रुप ओ एंड, और इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी दोनों पाई जाएगी, एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, लिख सकते हैं बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, क्लियर वाले, इतना पूरा समझ में आ गया है। आपसे कोई पूछे ब्लड ग्रुप ए तो बोल देना है एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी ए, और एंटीबॉडी उसके अपोजिट कर देना है बी। ब्लड प्लाज्मा में आपसे एंटीबॉडी पूछा जाए तो बी, और बी के एंटीजन प्रेजेंट पाया जाए तो बी प्रेजेंट होगा, और ब्लड प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा ए होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप में ए बी में आपको नाम आ रहा है ए बी, तो सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा ए और बी दोनों होगा, और कोई एंटीबॉडी उसमें नहीं पाई जाएगी। और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होगी, और एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होंगे एंटीबॉडी में ब्लड ग्रुप को ओ में। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंटीबॉडी दो तरह के, यहाँ पर रेसिप्रोकल एंटीबॉडी एंड क्रॉसिंग एंटीबॉडी। पिछला सब क्लियर है ना, पिछला क्या बताया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बताया, जिसमें कि सरफेस पर आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी, रेसिप्रोकल एंटीबॉडी एंड करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। रेसिप्रोकल मतलब क्या करना था, उल्टा था। पढ़ते होंगे आप लोग मैथ में, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते होंगे 5/18, तो उसको क्या लिखते थे, 18/5 कर देते थे। मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। तो रेसिप्रोकल एंटीबॉडी इज नॉट रिएक्ट अगेंस्ट एंटीजन। रेसिप्रोकल एंटीबॉडी में क्या होगा, हम लोग बोले थे पिछला में कि सरफेस पे यदि ए ब्लड ग्रुप का सरफेस पे एंटीजन कौन सा होता है, ए, और उसका रेसिप्रोकल एंटीबॉडी क्या था, बी, तो उस केस में जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, और उसमें कोई एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। एग्लूटिनेशन क्या होता है, एग्लूटिनेशन होता है रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यदि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर गए तो एग्लूटिनेशन अकर्स लिखेंगे, और यदि नहीं रिएक्ट करते तो नो एग्लूटिनेशन। तो इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल एंटीबॉडी नो एग्लूटिनेशन अकर्स। ठीक है, क्योंकि ए जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका रेसिप्रोकल बी प्रेजेंट है, तो क्यों रिएक्ट करेगा, क्योंकि कोई वजह नहीं है रिएक्ट करने की। ठीक है, सेकंड वन इज द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। करस्पॉन्डिंग मतलब समझ रहे, सेम एंटीबॉडी। ग्रुप ए के लिए जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है वो अल्फा है, और ग्रुप बी के लिए जो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है बीटा है। मतलब इसी के उल्टा है। ए के लिए करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या, यदि ब्लड प्लाज्मा में ब्लड ग्रुप ए के अल्फा प्रेजेंट होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, और बी के करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बीटा प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा में तो रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एग्लूटिनेशन अकर्स, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप है, ये कितने परसेंटेज, कितने पॉपुलेशन में पाया जाता है। ए बी जो है सबसे ज्यादा, देखिए यहाँ पर कौन पॉपुलेशन में कौन सा पाया जा रहा है, ओ, 40% पाया जा रहा है पॉपुलेशन में ओ। तो बोल सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप ब्लड ग्रुप ओ होता है पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। उसके बाद कौन सा ज्यादा पाया जाएगा, ए या बी, उनके दोनों का सेम परसेंटेज है 25% एंड 25%, तो ए बी पाया जाएगा। और ए बी सबसे कम पाया जाएगा, ए बी सबसे कम पॉपुलेशन में पाया जाता है, दैट इज 6%। ओनली 6% ऑफ पॉपुलेशन कैन गेट ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो बोल सकते हैं ओ सबसे ज्यादा पाया जाएगा, उसके बाद ए पाया जाएगा, ए बी इक्वल है, और उसके लास्ट में ए बी सबसे कम, और पॉपुलेशन में ए बी पाया जाएगा। एंटीजन आपको हम डिसाइड कर दिया, एंटीजन तो आराम से लिख सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप के एंटीजन ए, बी का बी, और ए बी का ए बी, और ओ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी हम यहाँ पर लिखे है, तो ए का उल्टा क्या था, बी, बीटा प्रेजेंट होगा ब्लड प्लाज्मा में, बी ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी क्या प्रेजेंट होगा, करस्पॉन्डिंग अल्फा होगा, और ए बी के एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता था, और ओ में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते थे, दैट इज अल्फा एंड बीटा बोथ प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप ऑफ
ओ, ठीक है। अब एक बात और है कि whom to give, ये किसको दे सकते हैं, ये अपना खून ए वाले किसको दे सकते हैं, ए वाले को तो दे ही सकते हैं, क्योंकि सेम एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है ए, और किसको दे सकते हैं, एबी को दे सकते हैं, क्योंकि एबी के एंटीजन पे ए भी पाया जाता था और बी भी पाया जाता था, तो उससे कोई दिक्कत होगा नहीं। बी वाले किसको दे सकते हैं, बी वाले को सेम अपने वाले को तो दे ही सकते हैं और एबी को दे सकते हैं, ठीक है। एबी किसको देंगे, सिर्फ एबी वाले को देंगे, क्योंकि एबी पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं था, पर उन पे एंटीजन प्रेजेंट था ए और बी बोथ, और बॉडी में दो ही तरह के एंटीबॉडी पाए जाएंगे ब्लड प्लाज्मा में, ए और बी। आप कोई भी किसी को भी दे दीजिए, जैसे हम ए को दे दिए तो उससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ओ में कोई एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं होता है सरफेस पर एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, पर किसको दे सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ए, बी, ए बी एंड ओ चारों को दे सकते हैं, ठीक है। अब whom to receive, और किससे ले सकते हैं, ए वाले सिर्फ ए से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं, क्योंकि ओ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके ब्लड में, बॉडी में जाने के बाद उसको कोई फॉरेन पार्टिकल की तरह नहीं सोचेगा, क्योंकि उस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है और रिएक्शन भी नहीं शो करेगा, ठीक है। और बी वाले बी वाले किससे ले सकते हैं, बी से और ओ से ले सकते हैं। और सबसे यूनिवर्सल बोले, जो अभी तो यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे, आरएच के हिसाब से हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं। ए बी है जो सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ठीक है। और ओ वाले सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं, दे तो सकते हैं सबको, पर ओ वाले ले सकते हैं सिर्फ ओ वाले से ही, ठीक है। और ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको, एंटीजन एंटीबॉडी आप लोग पढ़ते पढ़ते यूज्ड टू हो जाएंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा किससे ले सकते हैं और किससे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नोट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हम लोग एंटीजन डोनर का चेक करते हैं, जैसे कि मैं किसी को खून दे रहा हूं तो मेरा एंटीजन चेक होगा, और जो ले रहे हैं उसका एंटीबॉडी चेक करना जरूरी होता है। रिसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक करना जरूरी होता है, और जो डोनर जो दे रहे हैं उनका एंटीजन चेक करना जरूरी होता है। और अगला चीज है, यदि रिसिपिएंट का करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है तो ट्रांसफ्यूजन अकर्स हो जाए। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम एंटीबॉडी है, डोनर और रिसिपिएंट दोनों का सेम है, तो ट्रांसफ्यूजन अकर्स हो जाएगा। और नीचे क्या लिख रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकर्स ओनली व्हेन रिसिपिएंट जो ले रहा है खून, उसको मतलब जो पेशेंट है जो उसका एंटीबॉडी रेसिप्रोकल एंटीबॉडी पाई जाए या कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाए। और किसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती थी, एबी में कोई नहीं पाई, तो ट्रांसफ्यूजन अकर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं जीनोटाइप ऑफ एवीओ ब्लड ग्रुप। समझ में आया ना, इतना क्लियर है। जीनोटाइप ऑफ एवीओ ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप पढ़ते थे और हम लोग एक फिनोटाइप पढ़ते थे। फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टर एंड जीनोटाइप इज द जीन कैरेक्टर, क्या ठीक है। फिनोटाइप मतलब क्या कि लंबा है छोटा है, ये फिनोटाइप फिजिकल बताता था। जीनोटाइप क्या बताता है, वो जीन का एक्सप्रेशन जैसे होता है, तो ये बी ए बी और ए बी ओ का जीन एक्सप्रेशन है यहाँ पर। तो ए किस किस से होता है, ए से बन के मिला हो या ए ओ से, तो ए आई ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये होमोजाइगस है, दोनों सेम है, होमोजाइगस। और ए का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, वो जो है रिसेसिव है, वो मानिए रिसेसिव है, ए है जो डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है, ठीक है, ए बी दोनों डोमिनेंट है, तो ए डोमिनेंट है यहाँ पर, तो इसीलिए ए तो हो गया, पर वो यहाँ पर रिसेसिव आ रहा है, आई ए और आई ओ, तो इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में कभी भी जो जीन एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करता है, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा है आई ए, तो इसीलिए इसका ब्लड ग्रुप ए है। बी में भी वही केस है, बी बी आई बी, तो इट इज होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस एंड फिर हेटेरोजाइगस। और एबी का कंडीशन है, एक तो आई ए एक आई बी होगा, तभी एबी ब्लड ग्रुप होगा, तो ये ऑलरेडी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। और ओ का होता है आईओ, तो ये क्या हो जाएगा, सेम होमोजाइगस, ठीक है, क्लियर है इतना। फिनोटाइप जीनोटाइप, तब यही फिनोटाइप क्या देगा, इसका दे देगा, ए दे देगा, तो ये हो जाएगा फिनोटाइप, ये हो जाएगा ए बी सही हो जाएगा, बी हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ए बी का ए बी होता है, ओ का ओ हो जाएगा, इट इज फिनोटाइप, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं, आपको यदि पूछा जाए फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो कितना पॉसिबल चांसेस है कितना ब्लड ग्रुप बने इससे, तो आपको पता है जीनोटाइप, तो आईओ का दो टाइप हो सकता है, ए और ओ, और इसका बी और ओ हो सकता है, ठीक है, बनता था ना आई ए आई ओ एंड आई बी एंड आई ओ, तो ठीक है, यहां से क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा,
यदि ए और ओ मिलता है तो ए बनता है, ओ बी मिलेगा तो क्या बनेगा बी, और ओ मिलेगा तो ओ। तो कितना तरह का है, फादर का यदि ए है तो मदर का बी है, तो बेबी में आने का चांस, चारों ब्लड ग्रुप का चांस है कि आ जाए, या तो ए भी आ जाए, ए भी आ जाए, बी आ जाए, ये 25% सभी ब्लड ग्रुप का चांस है कि बेबी में देखने को मिले, ठीक है। और यदि एक पनेट स्क्वायर आप लोग पढ़ते होंगे बनाने के लिए, ऐसे बनता था, इधर लिखते थे आई बी एंड आईओ, पॉसिबल चांसेस है ना, मतलब कि बी का हम लोग जीनोटाइप देखें तो क्या, एक तो होमोजाइगस वाला कंडीशन है और एक हेटेरोजाइगस वाला कंडीशन है, इसीलिए, और ए का भी सेम ऐसा ही एक जीनोटाइप बना सकते हैं, आई ए एंड आई ओ, ठीक है। तो इधर लिखते हैं तो इधर मदर वाला लिखे हैं, मदर वाला, और इधर फादर वाला, ठीक है। आई ए एंड आई ओ, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका लिख देना है, आई ए आई बी, और इसका क्या हो जाएगा, इधर है आई ए आई बी, फिर यहां पर क्या हो जाएगा आई ए आई बी, यहां पर आई ए आई ओ, ठीक है। ऐसा ही सबको लिख देना है, लिख देते हैं जल्दी से हम, आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी आई ओ आई बी आई ओ तो ऐसा हो गया कुछ पनेट स्क्वायर, समझ में आया। फिर तब इसमें से चांस कितना है, इसमें टोटल 16 है ना, 16 बार है, 4 4 8 4 12 4 16, तो इसमें चारों का पॉसिबिलिटी है आने का, ए बी का भी और ए का भी और बी का भी और ओ का भी, ठीक है। ओ भी कितना है 9 होगा, ये 3 है और ये 3 है और ये 1 चांस है, 9 3 12 3 15 1 16, ठीक है। टोटल ए भी 9 मिल रहे, ए 3 मिल रहे, बी 3 मिल रहे, ओ 1 मिल रहे, तो कितना परसेंटेज हो गया 56.25% है आने का ए बी का, 18.25% है ए आने का, और 18.25% है बी आने का, और 1% चांस है कि ओ हो जाए। समझ में आया आपको। यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो फिटस में या बेबी जो हो रहा है उसमें चांसेज है ब्लड ग्रुप चारों ब्लड ग्रुप मिलने का, मतलब चारों में से कोई एक मिलेगा, मगर उसका चांसेस कितना है 25% कि सब पर आ जाए। और यहाँ पर यदि हम लोग पनेट स्क्वायर से देखें तो कितना चांसेस है 56.25% है कि ए बी हो जाए, 18.25% चांसेस है कि जो बेबी का ब्लड ग्रुप है वो ए होगा, और 18.25 की बी होगा, और 1% चांस है कि ब्लड ग्रुप जो बेबी का होगा कि ओ हो जाए, ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक होता है टर्म एवियो इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब समझ रहे कि कॉम्पेटेबल नहीं है, मतलब एग्लूटिनेशन हो जाएगा, रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी अकर्स, ठीक है। तो कैसे होता है एवियो इनकम्पेटिबिलिटी, हम लोग कैसे जानते हैं कि एवियो इनकॉम्पेटिबल है, तो इसका एक प्रोसीजर होता है, सीधा सीधा बता, तो उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। प्रोसीजर होता है, डोनर हम देने वाले, कोई पेशेंट होगा जो लेने वाले होंगे, ठीक है। तो उनका दोनों का ब्लड सैंपल हम लोग लेंगे और क्रॉस मैच करेंगे, क्रॉस मैच करने के बाद एग्लूटिनेशन हो गया, मतलब एंटीजन रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी हो गया, तो हम लोग बोलेंगे एवियो इनकम्पेटिबिलिटी। ये पता कैसे चलता है, पता ऐसे चलता है कि आप लोग जब दोनों को मिलाते हैं, क्रॉस मैच करते हैं दोनों डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड, तो उसमें ना कहीं हम लोग को क्लम्प देखने को मिल जाए, मतलब फट जाता है, मतलब दानेदार ग्रेन्यूल्स देखने को मिल जाए, तो वो हम लोग बोलेंगे एवियो इनकम्पेटिबल। और यदि नहीं कुछ देखने को मिलता, प्लेन रह जाए, तो वो एवियो कम्पेटिबल होते हैं। तो यही लिखा है, मिक्स मैचिंग ब्लड ग्रुप लीड टू एवियो इनकम्पेटिबिलिटी या एग्लूटिनेशन, मतलब कोई हम लोग मिक्स मैच ले लिए, मतलब कोई दूसरा ब्लड ग्रुप ले लिए, और उसको हम लोग मिक्स मैच कराएं, मतलब तो वो क्या शो कर रहा है, एग्लूटिनेशन शो कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं एवियो इनकम्पेटिबिलिटी। और एवियो इनकम्पेटिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जरूरी है कि डोनर्स ब्लड ग्रुप और रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप को क्रॉस मैच करके देखें,
ठीक है। टू प्रिवेंट एवियो इनकॉम्पेटिबिलिटी क्रॉस मैचिंग डन बिटवीन डोनर्स एंड रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको तो समझिएगा, डोनर ब्लड लिए, रेसिपिएंट ब्लड लिए, क्रॉस मैच कराए, हम लोग को क्लम्पिंग देखने को मिल रहा है, एग्लूटिनेशन देखने को मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे एवियो इनकॉम्पेटिबिलिटी। और कोई एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई क्लम्पिंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज एवियो कॉम्पिटेबल ग्रुप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर से ही डिसाइड होता है कि आगे क्या लगेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, इसी से पता चलता है। ये इसको खोज किए थे, इस ब्लड ग्रुप को खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने आरएच फैक्टर को दिया, कब दिया, 1940 में दिया। ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ, ये एक आरएच जो नाम आया, आरएच जो फैक्टर नाम आया वो रेसस मंकी से आया। एक तरह का मंकी का वेराइटी है रेसस, उससे नाम आया आरएच फैक्टर रेसस मंकी। उनमें ही ब्लड ग्रुप को देखा गया था, ऐसे करके कुछ तो आरएच फैक्टर का नाम आया। ठीक है, तो दो तरह के होंगे आरएच फैक्टर, पॉजिटिव या निगेटिव। पॉजिटिव की पहले बात कर लेते हैं। ये ब्लड वेसल्स हो गए, उसमें आरबीसी बह रहे, तो आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट देखने को मिले तो उसको आरएच पॉजिटिव देते हैं, और उसको कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी प्रेजेंट, पर आरबीसी के सरफेस पे हम लोग को एंटीजन देखने को मिल रहा है, और वो एंटीजन का नाम क्या दिए हम लोग, डी दिए। एंटीजन डी देखने को मिल रहा है हम लोग आरबीसी के सरफेस पे, और एंटीबॉडी नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं आरएच पॉजिटिव में। ठीक है, आरएच पॉजिटिव का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस पे, पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हम लोग ये चुनाव करते हैं कि एबी पॉजिटिव जो है, एबी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, या मतलब किसी से भी खून ले सकता है, या तो ए पॉजिटिव से या नेगेटिव किसी से भी खून ले सकता है, क्योंकि एबी में क्या है कि कोई नो करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्लड। जो पॉजिटिव में भी है कोई एंटीबॉडी नहीं देखा जा रहा है, और ए बी जो खुद है उसमें आपको बताए थे, ए बी मतलब क्या, एंटीजन आरबीसी का क्या प्रेजेंट होगा, ए और बी, पर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसमें कोई एंटीबॉडी देखने को नहीं मिली, नो करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो इसी कारण यह एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यह यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, आरएच नेगेटिव। इसमें क्या हुआ कि आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलता है, पर इसमें एंटीबॉडी डी देखने को मिल रहा है, एंटी डी देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं आरएच नेगेटिव में। तो आरएच नेगेटिव पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, आरएच नेगेटिव में आरबीसी के सरफेस पे कोई हम लोग को एंटीजन देखने को नहीं मिलता है, पर ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी डी देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं आरएच नेगेटिव। तो यहाँ लिखा है आरएच नेगेटिव में नो एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, और एंटीबॉडी डी जो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी डी प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इसी से हम लोग चुनाव करते हैं कि ओ निगेटिव, जो ओ निगेटिव है यह एक यूनिवर्सल डोनर है, यह किसी को भी दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं, क्योंकि निगेटिव में भी कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और ओ पर तो खुद ही कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो यह क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। हम लोग किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि किसी को भी देंगे तो किसी के ब्लड में एंटीबॉडी पर कोई भी एंटीबॉडी उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो खून चढ़ा रहे हैं उस पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यह एक यूनिवर्सल डोनर है, और ए भी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाली बात है। ठीक है, AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, आगे हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं, मतलब टर्म क्या देख लेते हैं, कैसे किसको कौन डोनेट कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उसको समझ में। पहले तो आरएच समझ गए ना, आरएच पॉजिटिव किसको कहेंगे, उस पे सरफेस आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन डी प्रेजेंट होगा, और कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी ब्लड प्लाज्मा में। और आरएच नेगेटिव किसको कहेंगे, आरएच नेगेटिव में आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन तो प्रेजेंट नहीं होगी, पर ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी डी देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट किए आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा आरएच पॉजिटिव कैन डोनेट आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि दोनों में ही एंटीजन प्रेजेंट है, पर कोई दोनों में एंटीबॉडी थोड़ी प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा में कोई नो एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है, नो एंटीबॉडी, इसके कारण हम लोग डोनेट कर सकते हैं इसको, आरएच पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। तो ये लिखा आरएच पॉजिटिव कैन डोनेट आरएच पॉजिटिव, पर आरएच पॉजिटिव कैन नॉट डोनेट आरएच नेगेटिव। तो क्यों नहीं कर सकता आरएच पॉजिटिव, क्योंकि आरएच पॉजिटिव पे तो डी है, प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है एंटीजन। और आरएच नेगेटिव में हम लोग क्या देखने को मिल रहा था कि आरबीसी के सरफेस पे तो कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन प्रेजेंट, पर एंटीबॉडी हम लोग को डी देखने को मिल रहा है। तो क्या करेगा, जब आरएच नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर देगा तो ये एंटीबॉडी हम लोग को ये इसके सरफेस पे डी दिखेगा, और एंटी डी है तो क्या करेगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, एग्लूटिनेशन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, जिसके कारण
जो है पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो RH पॉजिटिव है वह RH पॉजिटिव से भी ले सकता है और RH निगेटिव से भी ले सकता है, क्योंकि RH पॉजिटिव के पास तो कोई एंटीबॉडी है नहीं, तो उससे कोई दिक्कत होगा नहीं, तो RH पॉजिटिव वाला तो सिंपली ले सकता है। RH निगेटिव में क्या था, RH निगेटिव में कोई सरफेस पे कोई एंटीजन देखने को नहीं मिल रहा था, इसीलिए RH निगेटिव भी डोनेट कर सकता है और RH पॉजिटिव भी डोनेट कर सकता है RH पॉजिटिव को। तो लिखा है RH पॉजिटिव कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव बोथ। ठीक है, RH नेगेटिव कैन डोनेट RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। RH जो नेगेटिव है, कोई नेगेटिव फैक्टर वाला लोग है, वो RH पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और RH नेगेटिव वाला को भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, पर जो RH नेगेटिव है वह सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव वाले से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। क्यों रिसीव कर सकता है? क्योंकि RH नेगेटिव में एंटीबॉडी हम लोग को देखने को मिलेगा, और यदि हम लोग RH पॉजिटिव चढ़ा दिए, RH पॉजिटिव हम लोग उसको दे दिए, तो सरफेस पे एंटीजन देखने को मिलेगा D, और क्या करेगा, RH नेगेटिव वाला बॉडी है जो रिएक्शन शो करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो करेगा, उसके अपोजिट देखेगा। तो ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इन लोगों से, इसीलिए ध्यान में रखिएगा। अब जीनोटाइप जैसे हम लोग ABO का देखे थे, इसका भी जीनोटाइप देख लेते हैं। तो एंटीजन क्या देखने को मिल रहा था, D, और उसमें मिल रहा था एंटीजन AB, तो हिसाब से D मानते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल D है वो डोमिनेंट है, तो D और D RH पॉजिटिव का क्या चांस है आने का, कि D कैपिटल D ये होमोजाइगस कंडीशन में है, और एक यहाँ पर डोमिनेंट बोल रहे कैपिटल D डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट में भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव ही शो करेगा, तो D स्मॉल d हेटेरोजाइगस। RH नेगेटिव का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल d एंड स्मॉल d, इट इज ऑलवेज शो इन होमोजाइगस कंडीशन। RH नेगेटिव ऑलवेज शो इन होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और बस यही है, जीनोटाइप जान लीजिए। और आगे है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है, जैसे ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी था, मतलब हम लोग क्रॉस मैच किए, एग्लूटिनेशन शो कर दिया तो वो ABO इनकॉम्पेटिबल है, और एग्लूटिनेशन शो नहीं किया तो ये भी ABO कॉम्पेटिबल है। इस तरह इसमें भी होता है। यदि हम लोग RH पॉजिटिव ब्लड, कोई भी RH पॉजिटिव ब्लड हम लोग एडमिनिस्टर कर दिए RH नेगेटिव को, तो क्या करेगा, रिएक्शन तो शो करेगा, क्योंकि RH पॉजिटिव में हम लोग को एंटीजन देखने को मिल रहा है सरफेस RBC के सरफेस पे, और RH नेगेटिव में क्या देखने को मिल रहा था, एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में। वो देखेगा कि एंटीजन D प्रेजेंट है और एंटीबॉडी उसका उल्टा एंटीबॉडी D प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, रिएक्शन शो कर देगा। तो वही लिख रहा है, एंटीजन एग्लूटिनेशन शो करेगा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो इसका भी वही चांस है कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मैच करेंगे। और किसका क्रॉस मैच करेंगे, डोनर ब्लड ग्रुप का, डोनर ब्लड ग्रुप और रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप का हम लोग क्रॉस मैच करेंगे, रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप का क्रॉस मैच करेंगे, क्रॉस मैच। ठीक है, यदि एग्लूटिनेशन हो गया, एग्लूटिनेशन अकर्स, तो इसको क्या बोलेंगे, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, और यदि कोई एग्लूटिनेशन हम लोग को शो नहीं होता है, नो एग्लूटिनेशन, तो क्या होगा, ये RH कॉम्पेटेबल हो जाएगा। ठीक है, RH कॉम्पिटिबल। ठीक है, और एक चीज और आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा, इसका खाली जिक्र करते हैं यहाँ पर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या कंडीशन है कि जिसमें कि मदर जो होगी वो RH निगेटिव होगी, और जो बेबी होगा या फीटस होगा, फीटस बोलेंगे, जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। तो ठीक है, इसी कंडीशन को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड काटेंगे तो चांस है कि जो ब्लड फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव वो मदर में चल जाए, मदर में चल जाएगा तो RH नेगेटिव में क्या था, एंटीबॉडी प्रेजेंट था, और वो जो फीटस का है उसमें क्या होगा, सरफेस पे देखने को मिलेगा, RBC के सरफेस पे D, वही देखेगा तो रिएक्शन कर जाएगा, जिससे के कारण मदर का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए पहला बेबी में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, पर दूसरा बेबी होने मतलब पहला बेबी हो जाता है, उसी वक्त हम लोग एक एंटी D इंजेक्शन दे देते हैं, जिसको नाम देते हैं पहले रोहगम। ये भी एंटी D इंजेक्शन देते थे, क्यों देते थे कि दूसरा बच्चा जब हो तो ऐसा कुछ हम लोग को रिएक्शन देखने को ना मिले, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, इसीलिए हम लोग वो इंजेक्शन रोहगम मदर में इंजेक्ट कर देते थे फर्स्ट बेबी होने के बाद। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। जिनको कोई भी दिक्कत हो या क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछा कीजिए। थैंक यू, आगे पढ़ते रहिए।